जय हिंद मेरे भाई। हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हमने 2 लेक्चर कर लिया अभी तक। क्या क्या करा? इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग करने वाले हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी फीचर्स हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे ये सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी 2026 के लिए, वो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। और एक एक लेक्चर फॉलो करो। अगर तुम पॉलिटी पहले से पढ़ चुके हो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अगर तुमने स्टार्ट करा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम सारा चीज़ सीख जाओगे यहाँ से। जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे में ये यूज़ हो जाएगा। चाहे तुम सीजीएल का एग्ज़ाम देने वाले हो, सीडीएस देने वाले हो, या और भी कोई भी एग्ज़ाम रेलवे के देने वाले हो, तो उन सब चीज़ों में तुम्हें ये पॉलिटी जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ काम आ जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, सवाल से सिलेक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या कहता है इसके बारे में? चलो आ जाओ, शुरू कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहला है कि भैया लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। लेंथीएस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे लंबा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और इसमें ये जब ओरिजिनली बना था 1950 में, तो टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कितने हैं टोटल? तो टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है, ठीक है। कहता है भैया इट कवर्स नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो द राइट्स, ड्यूटी, प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी पावर एंड स्पेशल प्रोविजन। कहता है कि भैया सिर्फ ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं लेके रखा है अपने अंदर, ये ना राइट्स के बारे में भी बात करता है कि लोगों को क्या राइट्स होगा एक नेशन में, है ना। ड्यूटीज क्या होंगे, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा कोई भी काम करने का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी, इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी पावर क्या होंगे, है ना। स्पेशल प्रोविजन कुछ स्टेट्स को या यूटीज को मिलेंगी तो वो कैसी होंगी, ये सब चीजों के बारे में इसमें बात करता है, ठीक है। रीजन क्यों है लेंथ का इतना मोटा, इतना बड़ा, इतना लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? तो भैया सबसे पहला रीजन है कि फेडरल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। मतलब क्या हुआ भैया? देखो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि पावर ने डिवाइडेड होती है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर्स और स्टेट जो है अलग अलग अपने लेवल पे बेस्ट हैं। अपने लेवल पे तो बेस्ट हैं, लेकिन इंक्लाइन टुवर्ड सेंटर है सारे स्टेट्स, है ना। मतलब देखो तो वैसे तो सबके पास पावर डिवाइडेड है, लेकिन मेन जो इंसान है, मेन जो चीज है, मेन जो बॉडी है, वो कौन है? सेंटर है हमारा, ठीक है। उसके तरफ इंक्लाइंड है सारे स्टेट, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसका रीजन क्या है कि क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्स हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन, कास्ट, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, तो इसके वजह से भी हर कस्टम्स के लिए, हर कल्चर्स के लिए लॉ बनाना, उसके वजह से भी ये लेंथीएस्ट हो जाता है। उसके बाद कहता है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको बोलते हो, ड्यूटीज, इन सब के वजह से भी ये लेंथीएस्ट है। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स, हर स्टेट के लिए, बहुत सारे स्टेट हैं जिनके पास स्पेशल प्रोविजन है माइनॉरिटीज के लिए खासकर, तो उन लोगों के बारे में इसमें डिटेल में दिया है। डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, लैंग्वेज, इन सब के बारे में, हर एक चीज के बारे में डिटेल में दिया है, ठीक है। इसलिए ये लेंथीएस्ट है। The detailed nature ensures clarity and inclusiveness but makes frequent amendment necessary। कहते हैं कि भैया क्लैरिटी तो है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें कवर की हुई है, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या है कि अगर कहीं मिस्टेक या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको इंप्रूव करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अमेंडमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। दूसरा फीचर्स क्या है भैया? तो दूसरा फीचर्स है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है भैया ये? देखो जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं ना, मुश्किल होता है करने में, तो वो रिजिड है इसका मतलब, ठीक है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम तुरंत अमेंड कर सकते हैं तो वो फ्लेक्सिबल है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? दोनों है। मतलब क्या है भैया? रिजिडिटी भी है, क्यों? क्योंकि हम बेस फॉर्म चेंज नहीं कर सकते,
ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी है कि भैया इंप्रूवमेंट का जरूरी है, लगता है कि ये चीज अब चेंज होना चाहिए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है, अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर डिफिकल्ट प्रोसीजर्स टू अमेंड। जैसे यूएसए में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत रिजिड है, वहां पे चेंज करना मुश्किल है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इजिली अमेंड हो जाता है। जैसे यूके में, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तुरंत चेंज हो जाता है, अमेंड कर सकते हैं इजिली, है ना। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका यूनिक मिक्स है। कैसे भैया, कि कुछ प्रोविजन तो अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन कुछ जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, और कुछ में तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का अप्रूवल भी चाहिए होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोलता है कि ये ना बैलेंस करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन प्रोटेक्टेड रहे, और क्या रहे, तो अडेप्टेबिलिटी मतलब चेंज हो सके टाइम टू टाइम, है ना। ठीक है, चेंज होता है वैसे। ठीक है, अच्छा, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस मतलब क्या हुआ भैया, मैंने बताया कि पावर तो डिवाइड होगा स्टेट के बीच में और सेंटर्स के बीच में। ठीक है, लेकिन यूनिटरी बायस कैसे होगा, सेंटर्स जो होंगे वो ज्यादा पावरफुल होंगे कंपैरिजन टू स्टेट्स। ठीक है, क्या कहता है, द स्टेट हैज फेडरल सिस्टम बट विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फीचर्स। पर भैया पावर तो होंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट क्या है देखते हैं फेडरल में, तो डबल गवर्नमेंट होगी, सेंटर पे गवर्नमेंट और स्टेट पे। ठीक है, दोनों के पास डिवीजन ऑफ पावर होगी, यूनियन की कुछ अपना काम होगा, स्टेट के कुछ अपने काम होंगे, दोनों मिला के किस पे काम कर सकते हैं ये भी एक होगा। इसके अलावा जिस पे ये तीनों नहीं कर सकते वो भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और वो भी लिखित में होगा। ठीक है, और जुडिशरी जो होगा इन सबसे इंडिपेंडेंट होगा, अलग होगा। ठीक है, अच्छा, यूनिटरी में क्या है भैया, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट। भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो स्टेट भी फॉलो करेगा और सेंटर भी फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या होगा, तो सिंगल सिटीजनशिप होगा, एक सिटीजनशिप दोनों के लिए वैलिड होगा। अगर हम जैसे अमेरिका में या अदर जगहों पे क्या है कि हमें स्टेट का भी लेना पड़ता है और नेशन का भी लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम एक सिटीजनशिप लेते हैं तो हम स्टेट के लिए भी वही सिटीजन है और नेशन के लिए भी सेम है। तो और क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है भैया, पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्री। सेंटर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू स्टेट, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है, वो ना स्टेट का सर्टेन चेंज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल भी दे दिया है कि भैया वो ना स्टेट बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, ऐसे और भी चीजें, एरिया चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकता है, ऐसी चीजें भी हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन मेक सिस्टम हाईली सेंट्रलाइज्ड। इमरजेंसी प्रोविजन जब लग जाता है, कहीं इमरजेंसी लगता है, तो उस टाइम पे पावर कहाँ चल जाता है स्टेट का, वो भी चल जाता है तुम्हारे सेंटर के पास, वो सारे लॉज वगैरह देखते हैं उस टाइम। ठीक है, गवर्नर जितने भी होते हैं ना स्टेट में, वो सारे एक्ट एज अ एजेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया सेंटर के एजेंट्स किसको बोले जाते हैं ना, तो गवर्नर को बोले जाते हैं। तो ये भी हो गया। हेंस केसीवीयर इसलिए इसको कहते हैं कि भैया क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं, इट्स अ कोऑपरेटिव फेडरेशन, मतलब सेंटर और स्टेट कोऑपरेट करके काम करेंगी। ठीक है, चलो ये दूसरा फीचर्स था। अब हम लोग देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी एक फीचर्स है, तो ये हम अडॉप्ट कहां से किए हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो भैया ये यूके मॉडल से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, होता क्या है, तो इसमें जो है ना प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, जो भी चीजें एग्जीक्यूशन होगी ना और उसको, ये तो तुम बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है। ठीक है, मतलब नाम मात्र हेड है भैया कि ठीक है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे काम होंगे ना, सिग्नेचर करना होगा कोई चीज पे, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है तो वो हेड कौन है, वो प्रेसिडेंट जी है। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब है। ठीक है, विद अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके अंडर में कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके लीडर होंगे। ठीक है, अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा में। ठीक है, इसीलिए देखते हो कि अगर मोशन पास हो जाता है तो
पूरा मतलब सरकार हिल जाती है ना, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, लोकसभा के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज इट्स एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। इसलिए कहता है कि भैया तब तक ही पावर में रहता है जब तक लोकसभा में वो पावर मेजोरिटी एंजॉय करता है। ठीक है, जैसे मेजोरिटी भंग हुई बस सरकार गिर जाती है। ठीक है, प्रेजेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, दोनों जगह पे रहती है। सेंटर में देखोगे तो तुम प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। लेकिन अब तुम स्टेट पे देखोगे तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और नॉमिनल हेड गवर्नर होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव का लॉ जो बनता है उससे ये अकाउंटेबिलिटी भी चीजें वो करते हैं, इंश्योर करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या कहता है भैया, अब कहता है कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होगा। ये भी एक फीचर्स है इसका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भैया अपना जो जुडिशियरी होगा ना वो किसी और के कहने पे नहीं चलेगा, वो किसी और के मत पे नहीं चलेगा, उसका अपना एक व्यू पॉइंट होगा। ठीक है, कहता है कि भैया, और वो व्यू पॉइंट आएगा कहां से, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा और जो चीजें उसके विरुद्ध होंगी उसको वो बंद कर देगा। ठीक है, क्या कहता है भैया, सबसे सर्वोपरि जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसको फॉलो करवाएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, सबसे हाई टॉप पे। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, कहता है ऑल कोर्ट्स अप्लाई सेम लॉज थ्रू आउट द इंडिया, सारे जो लॉज होंगे वो थ्रू आउट द इंडिया सेम होंगे। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, सबके लिए लॉ सेम होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस क्या बोलता है इसमें, जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि भैया जज को मतलब तुम ये बोल के नहीं निकाल सकते कि जाओ तुम नहीं बात मान रहे निकाल दिया, वो एक प्रॉपर टेन्योर एंजॉय करते हैं, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। सैलरी चार्ज जो होता है, उनको सैलरी मिलता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, वो किसी को भी जुडिशियल रिव्यू में डाल सकते हैं और उससे अगर कोई गलत करता है तो। ठीक है, और क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कोई भी फंडामेंटल राइट्स किसी का वॉयलेट होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, लेकिन और कुछ होगा तो नहीं जा सकता डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्या होगा, ये एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हैं, मतलब सॉरी करता है कौन, जुडिशियरी। ठीक है, अब आता है एक टर्म रूल ऑफ लॉ, जो कि साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो है हम लोग यूके से लेके आए हैं और एविड आईसीजी अपने बुक जिसका नाम रूल ऑफ लॉ है उसमें इसके बारे में बताया था। क्या बताया था भैया, कि जितने भी लोग हैं ना वो लॉ के ऊपर नहीं है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको भी इंक्लूड कर दो तो वो सारे लॉ के अंडर में आते हैं, और जितने भी सिटीजन है ना सारे बराबर होंगे लॉ के सामने में। ठीक है, कोई आर्बिट्री पावर इन हैंड ऑफ रूलर, मतलब कोई भी आर्बिट्री पावर नहीं होगा रूलर के हाथ में। ठीक है, और ये लीगल इक्वालिटी और फेयरनेस इन गवर्नेंस इंश्योर करेगा, मतलब भैया कि मतलब लॉ सबके लिए समान होगा। ठीक है, और करप्शन या फिर कोई ऐसा धांधली या ऐसा चीजें होता है तो वो गवर्नेंस में भी फेयरनेस लाएगा। ठीक है, सबके लिए एक तरह से समान चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम हर एक आर्टिकल्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में ब्रीफ में देख लेते हैं क्या बोलता है भैया। कहता है कि पार्ट 3 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और ये यूएसए से इंस्पायर्ड है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है भैया, बोला कि 6 टोटल तुम्हारे राइट्स होंगे, क्या क्या, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है भैया, समझ गए। अच्छा, ये जस्टिसिएबल होगा और इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट में, मतलब भैया मतलब ये कि अगर ये राइट्स का वॉयलेशन होता है ना तो तुम डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, इस पे तुमको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहता है कि इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट में। ठीक है, इस वजह से ही आर्टिकल 32 को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उनको क्या बोलते हैं अम्बेडकर साहब, वो कहते हैं कि भैया ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भैया ये क्या है, हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब 2 और फीचर्स देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स देखा, अब डीपीएसपी देख लेते हैं भैया। ठीक है, डीपीएसपी क्या कहता है, डीपीएसपी में मेरे भाई 4 में, वैसे तो पार्ट 4 में है ये। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक, इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये इंस्पायर्ड कहाँ से, तो आयरलैंड से। और एम क्या है, ये जो है ना सोशल
एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसको वेलफेयर स्टेट बोल सकते हो तुम, मतलब राज्य को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो चीजें करनी चाहिए ना, जैसे मान लो पंचायती राज सिस्टम बना दिया, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया, जैसे बराबर सबको पैसा देना समान काम के लिए, सेम काम के लिए, है ना, जैसे इंटॉक्सिकेंट बैन कर देना, ये सारी चीजें जो आती है वो डीपीएसपी में आती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें देखो नीचे दिया भी है कि भैया फ्री लीगल एड हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारी चीजें डीपीएसपी में आ जाती हैं। हम लोग ये और डिटेल में जानेंगे। कहता है भैया ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब क्या हुआ, अगर ये वॉयलेट होता है ना तो इसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते। मान लो कोई गवर्नमेंट है जो इंटॉक्सिकेंट बैन नहीं की है, जैसे मान लो अल्कोहल चलता है बहुत सारे स्टेट में, तो वो बैन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको लेके गवर्नमेंट पे केस कर दो कि भैया ये अल्कोहल बैन करवाओ, समझे। तो ये चीज होता है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और इसमें क्या है कि ये जो है ऐड हुआ है बाद में, जो कि पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है, ठीक है। ये इंस्पायर्ड कहाँ है, तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है मेरे भाई। और टोटल 11 ड्यूटीज हैं, ओरिजिनली 10 थी, एक बाद में ऐड हो गई 86th अमेंडमेंट 2002 से, ठीक है, 2002 से, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं भैया, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में बेसिकली क्या है ना कि जितने भी लोग हैं ना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए क्या ड्यूटीज होनी चाहिए उनको। चलो भैया गवर्नमेंट का ड्यूटीज तूने बता दिया, जो कैसे काम करेगी जुडिशरी की बता दी, तो भैया सिटीजन्स का भी तो कुछ ड्यूटी बनता है, तो उनके लिए कुछ ड्यूटीज बनाई गई जो टोटल 11 है। जैसे मान लो कि हम राष्ट्रगान का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, मॉन्यूमेंट्स को संभाल के रखना चाहिए, जैसे ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज में दिया हुआ है। बोलता है ये भी नॉन जस्टिसेबल है, अगर ऐसा नहीं होता है ना तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लेके, ठीक है। और ये प्रमोट करता है क्या, सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड नेशन, ठीक बात है भैया। 3 और टर्म देख लेते हैं, क्या है, सेक्युलरिज्म, सिंगल सिटीजनशिप और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या कहता है भैया, कहता है कि भैया इंडिया है ना, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, इंडिया दैट इज भारत, भारत का कोई अपना रिलीजन नहीं है। जैसे तुम सुनते होगे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसे उसका इस्लाम एक क्या है, रिलीजन है, ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो हम हर रिलीजन में बराबर मानते हैं, ठीक है। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, कोई रिलीजन नहीं है उसका। और स्टेट जो है ना, यहाँ पे स्टेट मतलब क्या हो गया, अपना प्यारा भारत, ठीक है। कहता है भैया स्टेट शुड ट्रीट, मतलब ट्रीट करेगा सारे रिलीजन को इक्वली और मेंटेन करेगा न्यूट्रलिटी, मतलब ऐसा नहीं है किसी को बहुत बढ़ावा किसी को बहुत कम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 25 और 28 गारंटी करता है इस चीज को कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। अच्छा, इंडियन सेक्युलरिज्म इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है भैया, ठीक है। इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सबको बराबर रिस्पेक्ट, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है जैसे यूएसए में है, ठीक। अच्छा, सिंगल सिटीजन क्या है, जैसे यूएसए में है ना, मैंने पहले बताया था कि डुअल सिटीजनशिप है, तुमको स्टेट का भी सिटीजनशिप चाहिए होगा, नेशनल भी चाहिए होगा, लेकिन इंडिया में है ना, तुम एक सिटीजनशिप लोगे इंडिया का तो तुम स्टेट में भी वही नागरिक हो भारत का, और मतलब नेशनल लेवल पे भी नागरिक हो, ठीक है। एवरी इंडियन एंजॉय इक्वल राइट्स, सारे इंडियंस को बराबर राइट्स मिले हैं, ड्यूटीज है इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट या रेसिडेंस, डिपेंड नहीं करेगा कि तुम कौन से स्टेट से हो या कौन से रेसिडेंस क्या है तुम्हारा, ठीक है। प्रमोट करता है, अब देखो सिंगल सिटीजनशिप है तो ऑब्वियसली सब सारे स्टेट वालों के सेम सिटीजनशिप है, तो ये ना एक ब्रदरहुड भी प्रमोट करता है कि भैया सारे एक देश के नागरिक हैं, तो ये एक यूनिटी वाला फीलिंग लाता है, इंटीग्रेशन वाला फीलिंग लाता है, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, देख लेते हैं क्या है भैया। ये बेसिकली यही है ना कि 18 साल के होते ही तुम वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है भैया, समझ गए। इसमें और क्या, इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, और इसी की वजह से क्या होता है भैया, जैसे 18 साल के हुए तो सारे लोग एलिजिबल हैं, किस चीज के लिए, वोट देने के लिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए। इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी ऐसे इंश्योर होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो हम 18 के हो गए और हमें वोट देना अलाउ है, पता चला कोई और स्टेट का बंदा है वो 18 का हो गया उसे अलाउ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, जैसे 18 का हो गया कोई भी उसको अलाउ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल एज पहले कितना था, 21 था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, ठीक है। ये रिड्यूस हो गया 18, कैसे, तो 61st अमेंडमेंट से, जो कि 1988 में आया था, 1988 में, ठीक है। ठीक है, बोलता है इंडिया ग्रांटेड इज राइट
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड लाइक यूके यूएसए वेयर इट एक्सपेंडेड ग्रेजुअली। बोलता है कि और सारी जगहों पे ये धीरे धीरे चेंज होते रहती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोगों ने ऐसे रखा है। ठीक है, अब आता है इमरजेंसी प्रोविजन। क्या बोलता है भैया, ये कहता है कि इमरजेंसी जो है ना सेफ गार्ड करने के लिए है। क्या चीज का सेफ गार्ड, तो यूनिटी का, सिक्योरिटी का। ठीक है, कैसे भैया, तो 3 तरह के इमरजेंसी से। पहला क्या है, नेशनल इमरजेंसी, किसमें है, तो आर्टिकल 352 में है। ठीक है, कब लगेगा ये, तो वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, या फिर आर्म्ड रिविलियन के टाइम पे। ठीक है, कहता है भैया स्टेट इमरजेंसी भी है, कब, तो आर्टिकल 356 में। ये कब लगेगा भैया, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। मान लो कोई स्टेट जो है ना ऐसा कुछ हो गया उस स्टेट में जहां की वो उसकी स्टेट पुलिस ने जवाब दे दी कि भैया हमसे ना सफरेगा। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं भैया, सेंटर को खबर करते हैं कि ऐसी सिचुएशन है, तो वहां पे तुम अपना प्रेसिडेंट रूल लगा लो और सारे पावर्स कहाँ चले जाएंगे, तो वो चले जाएंगे स्टेट के पास, फिर वहां पे आर्मी आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें। ठीक है, फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगी। ठीक है, आर्टिकल 360 में, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कोई भी मान लो फेमिनिन आ गया, है ना, कोई भी होता है ना, जैसे सूखा पड़ गया कहीं, कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया, तो उसके वजह से जो अनस्टेबिलिटी आती है उसके लिए होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो बाय गॉड ग्रेस हम लोगों तक ऐसा नहीं हुआ है कभी। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम क्या होगा भैया कि सेंटर जो है ना वो सारे पावर्स अपने तक रखता है, मतलब वो सारे डिसीजंस लेगा। ठीक है, और यूनिटरी इन नेचर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोविजंस फॉर स्टेट एंड रिलीजन। कुछ ऐसे स्टेट है जिनको स्पेशल प्रोविजन है, जैसे नागालैंड को अभी हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एकोमोडेट इंडिया डाइवर्सिटी बाय ग्रांटिंग स्पेशल राइट्स टू सर्टेन स्टेट, जैसे नागालैंड 371, नागालैंड को रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड। इनका रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। कैसे भैया, देखो कुछ स्टेट में ना जनजातीय लोग हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनका अपना एक अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया उसको ना बाहर के जितने भी लोग हैं, हम लोग उसको डिस्टर्ब ना करें, उसका कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके वजह से क्या होता है, वहीं का सोशल वहीं के लोकल लेवल पे लीडर्स बनाए जाते हैं और उनको ध्यान रखा जाता है। तो ये चीजें किस में दी गई है, तो ये आर्टिकल 371 में ए में दी गई है नागालैंड की। अच्छा, सिक्किम की कहां दी गई है, तो 371F। ऐसे ही बहुत सारे हैं, हम लोग देखेंगे एक एक करके जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट इंश्योर्स रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रीजनल नीड्स। वही मैंने बताया जो कि सबके कल्चरल डाइवर्सिटी को और रीजनल नीड्स को फुलफिल करते हुए चीजें इंश्योर करते हैं ये। ठीक है, अब आता है सोशल ओरिएंटेशन। क्या बोलता है भैया, The term socialist was added in preamble by 42nd Amendment 1976। देखो 3 वर्ड ऐड हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, इस अमेंडमेंट से। तो बोलता है भैया इंडिया फॉलो करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्ट नहीं है। ठीक है, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड करता है वेलफेयर स्कीम फॉर वीकर सेक्शन और इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू द लैंड रिफॉर्म, रिजर्वेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। क्या बोल दिया भैया ये, तो देखो इनइक्वालिटी जितनी भी है ना आपस में लोगों के, उसको कम करने का काम करता है ये। ठीक है, सोशल ओरिएंटेशन। ठीक है, अच्छा, वो जो गरीबी और अमीरी के बीच में डिस्टेंस है ना, कि गरीब बहुत गरीब और अमीर बहुत अमीर, तो इसके बीच का डिस्टेंस को भी कम करने का ट्राई करता है। प्रोवाइड करता है स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शन, जो वीक है उनके लिए अलग अलग स्कीम्स लाया जाता है। ठीक है, और जस्टिस दिया जाता है लैंड रिफॉर्म्स पे या फिर रिजर्वेशन पे, ऐसे प्रोवाइड करके, ताकि गरीबी हट पाए। तो ये चीजें हो गई। अब देख लेते हैं बस कुछ और थोड़े फीचर्स बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या है भैया कि हम लोग जो है ना डेमोक्रेटिक भी हैं और रिपब्लिक भी हैं। मतलब डेमोक्रेसी मतलब होता है मेरे भाई जहां ना लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, अपने लीडर्स को। रिपब्लिक क्या होता है भैया, जहां के हेड जो है ना स्टेट के वो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हेरिडेटरी ना हो। ठीक है, तो ये चीजें डिफाइन हो गया। ठीक है, टुगेदर दोनों मिलके काम करते हैं, किस चीज के लिए, लिबर्टी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं ये दोनों मिलके ख्याल रखते हैं इस चीज का। ठीक है, समझ गया। पॉपुलर सॉवरेंटी क्या बोलता है भैया, सॉवरेंटी में दी प्रियम्बल बिगिंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब अल्टीमेट पावर जो है ना हम में है, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है। ठीक है, कैसे भैया, तो पीपल ही है ना, जो लोग ही इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को और अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि चीजें लोगों के अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू भेजते हैं।
और फिर वो डिसाइड करते हैं लोगों के आगे आने वाले फ्यूचर्स को, ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रूल बाय पीपल, और ये पॉपुलर सोवरेनिटी जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, रूल बाय पीपल, ठीक है। अच्छा, बाय कैमरलिज्म मतलब क्या होता है भैया, तो बाय कैमरलिज्म मतलब दो हाउस जो रहता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसी तरह से कुछ कुछ स्टेट में भी बाय कैमरलिज्म है, जिसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, कबूतम से, KABUTM से, ठीक है। इसको हम लोग आगे जानेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ तो यहाँ पे लिखी हुई भी है, U से यूपी, बिहार से B से बिहार, और K से कर्नाटका, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्या कहता है भैया, प्रोवाइड्स करता है ये चेक एंड बैलेंस, प्रिवेंट करता है हैस्टी लेजिस्लेशन, ताकि एक ही बॉडी पे बहुत ज्यादा भार नहीं हो जाए, इसलिए जो स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है उसको डिवाइड कर दिया जाता है दो बाय कैमरलिज्म में, ठीक है। सम स्टेट जैसे बताया कि यूपी, बिहार, कर्नाटका, और भी 2-3 है, उसको हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे बाय कैमरलिज्म है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज, अच्छा कुछ इंडिपेंडेंट ऑथोरिटीज भी बनाई गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। और ये भी फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे, तो भैया बताते हैं कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, CAG हो गया, UPSC हो गया, ये सारे क्यों बनाए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है इसको, ताकि ये सेफ गार्ड कर पाए डेमोक्रेसी को, ठीक है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बनाए गए। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, इलेक्शन कमीशन बनाया गया, आर्टिकल 324, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों बनाया गया भैया, तो ये ना फेयर इलेक्शन कर पाए। अब मान लो लोग हैं और वो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर फेयर इलेक्शन के थ्रू नहीं चूज करेंगे, नहीं रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजेंगे, तो उनके लिए काम कौन करेगा, फिर तो करप्शन बढ़ेगी और ज्यादा। तो ये चीजों को मेंटेन करने के लिए, जैसे CAG है, ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट्स के अकाउंट को। अब मान लो कोई ऑडिट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कहाँ कितना खर्चा करती है, कितना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो चीज के हिसाब नहीं रखेंगी तो करप्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए ना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को बनाई जाती है। दीज इंस्टीट्यूशन इंश्योर करती है इम्पार्शियलिटी, कहीं भी पार्शियलिटी नहीं हो, और अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है भैया। ऑल इंडिया सर्विसेज, हम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सारे सेंटर्स को भी और स्टेट को भी सर्व करती हैं। ये प्रमोट करती हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, हर जगह बराबर एडमिनिस्ट्रेशन चले, ठीक है, और एफिशिएंसी से चले, ठीक है, और नेशनल इंटीग्रेशन से चले। मीन्स कि भैया सब जगह समान होगा तो सेंटर जो भी डायरेक्शन देगा ना, वो सारे जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं वो सारे बराबर हिस्सेदारी में चीजें बांट पाएंगे, चीजें कर पाएंगे अपने अपने जगहों के लिए, ठीक है। फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो है ना 73rd से पंचायती राज को ऐड करता है और 74th से म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल बॉडीज। अब जितने भी लोकल बॉडीज है ना अपने अपने लेवल पे काम करने वाले, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है कि भैया ठीक है तुम भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा हो। ये प्रमोट करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, कि भैया हम अपने चूज करके भेजेंगे अपने विलेज पंचायत के लोगों को। जैसे एग्जांपल में सरपंच चूज करते हैं हम, ठीक है, वार्ड चूज करते हैं, तो ये चीजें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, ठीक है। अब कहता है भैया प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन, करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करती है, सेफ गार्ड करती है माइनॉरिटीज को और वनरेबल ग्रुप को, ठीक है। माइनॉरिटीज के जितने भी इंटरेस्ट होती है उनको सेफ गार्ड करना हो गया, उनके जो बाकी जितने भी वनरेबल ग्रुप है उनको सेफ गार्ड करना हो गया। ये काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ नीचे तबके के लोग रहते हैं, उनको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है आर्टिकल 29 और 30 में कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है उनके पास, वो एजुकेशन इंश्योर कर सकते, मतलब ले सकते हैं, उनको हक है, ठीक है। इसी वजह से रिजर्वेशन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जॉब में, लेजिस्लेचर में, एजुकेशन में, ठीक है। और 5th and 6th शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल एरियाज, तो ये सारी चीजों से प्रमोट करता है इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए। तो हर चीज में, अलग अलग चीजों में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनको मौका मिले आगे बढ़ने का और वो अपने आप को भी स्टेबल कर पाए इन चीजों को, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक अच्छा ऐसा राज्य बनाना जो बहुत ज्यादा क्या हो, अच्छे डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम,
तो ये ना प्रियम्बल जो है प्रॉमिस करता है कि भैया जस्टिस 3 तरह से मिल सकती है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है भैया, डीपीएसपीज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इंश्योर करती है कि एक वेलफेयर स्टेट बने। मैंने बताया था कि अलग अलग तरीके जैसे अल्कोहल बैन करना, स्लॉटरिंग ऑफ कॉज, ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें आती है। वेलफेयर मेजर जैसे मनरेगा स्कीम हो गया, मिड डे मील हो गया, ये सारी चीजों से भी हम लोग वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। इंश्योर दैट इंडिया इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो अ सोशल डेमोक्रेसी। भैया सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, हम लोग सोशली भी डेमोक्रेटिक हैं। हम चूज करते हैं कि हमें कैसे रहना है, ये चीजें भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। अब हो गया ये सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट खत्म। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स नॉट बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कौन सा नहीं लेके आया गया है? भैया देखो, रूल ऑफ लॉ तो लेके आए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी लेके आए, बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी लेके आए। क्या लेके नहीं आए तो वो क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, अच्छा, What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? क्या था भैया ये? तो ये मेरे भाई क्या था? ये था sovereign democratic republic। ठीक है, चलो। Which one of the following is not a characteristic features of Indian federalism? कौन सा भैया इसमें से नहीं है? तो ये कौन सा है भैया? Federating units gave consent to form the union, रेसिडरी पावर वेस्ट विथ सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, एक्सटेंसिव यूनियन एंड कॉन्करेंट। देखो भाई, डी तो है, ठीक है, यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप भी है हमारे पास, रेसिडुअरी पावर वेस्ट विथ सेंटर भी है, ठीक है। तो क्या नहीं है पूछ रहा है? तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स गेव अ कंसेंट टू फॉर्म यूनियन, फेडरेशन मिलके यूनियन थोड़ी बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, Which one of the following is not a type of emergency provided in the Constitution of India? कौन सा इमरजेंसी नहीं है? हम सब ने पढ़ा है, 3 तो है और एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है? कहता है भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक्स। ठीक है भैया, पढ़ते हैं। इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल हाँ। देखो भाई, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम चेंज करते हैं तो वो क्या है? अमेंडिंग पावर से ऊपर है, ठीक है, बाहर है, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी एक्सरसाइज बाय पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल हाँ, उसको अगर हम चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? उसको हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हमारे चुने हुए है ना। तो 1 और 2 तो करेक्ट है, 3 देखते हैं। इट फॉल्स विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ, नहीं भैया, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में ये नहीं करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइंड टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। कब ऐसा करेगा? कब यूनिटरी गवर्नमेंट? तो हमने देखा था कि भैया इमरजेंसी के टाइम पे है ना, ये यूनिटरी गवर्नमेंट के काम फॉर्म में काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें क्या हो जाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेंबल करता है क्या? बिल्कुल करता है। फेडरल फॉर्म भी करता है, फंडामेंटल राइट्स भी करता है। तो भैया इसमें क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा 8, कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच्ड है? कौन सा भैया? कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रैक्टिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अरेस्ट, ठीक है। देखो डी और सी तो बिल्कुल सही है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो रॉन्ग है, ठीक है, याद रखना है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसीज क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल। कौन सा है भैया? ठीक है, अच्छा सॉरी, इमर्जेस है क्या? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रियम्बल, ठीक है। क्या है भैया? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, ठीक है, the ideals that were to be achieved, the system of the government and the source of the authority। इसमें से क्या इमर्ज होता है प्रियम्बल? भैया ये तो चारों इमर्ज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम? सबसे सुप्रीम कौन है? तो सबसे सुप्रीम हमने देखा था, कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, ठीक है। 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन एंड फेडरेशन एंड बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन? कौन सा है भैया? तो सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा है क्या? नहीं।
डुअल जुडिशरी नहीं भैया, बोथ कॉमन कौन सा है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, कम्युनल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है ना इसमें 4 आ जाता है, ठीक है, कम्युनल एड्रेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, ठीक है, फिर आता है 1, तो 4 और 1 ये वाला बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके ईयर में बताऊंगा, उससे पहले तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, इसके ईयर मेंशन करो कौन कौन सा कब हुआ था, ठीक है, बताना इसको। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी क्रिएटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा नहीं बनाया गया है, किसके द्वारा भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है जिसका, तो ये देखो इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, हमने पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल भी है, लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो नहीं है, स्टेचुअरी बॉडी है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन सा भैया, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम असेंबल पीस, देखो ये वाला, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हम लोग क्लेम कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी सबको नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट्स कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भैया, तो 15 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कंपेयर्ड टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर एज द यूएसए हैज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप वेयर एज यूएसए प्रोवाइड डुअल सिटीजनशिप, इन इंडिया रेसिडुअरी पावर लाइज विद द सेंटर, यूएसए में क्या होता है, दे लाइज विद द स्टेट, इन बोथ इंडिया एंड यूएसए सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, इसका आंसर तुम दोगे मेरे भाई, कमेंट खुलाए जाओ और जल्दी से सारे आंसर्स दो इसमें, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम्हारे आंसर कीज मेंशन्ड है इसमें, ठीक है। और बताना कमेंट में कैसा लगा क्लास मेरे भाई, मजा आ रहा है अगर सीरीज फॉलो करने में, तो प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और कमेंट करो यार, मुझे कमेंट पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। तो और लाइक कर दिया करो वीडियो को, सुनो जब तुम लाइक करते हो ना वीडियो को तो वो और लोगों तक पहुंचती है, तो पहुंचने दो, क्या दिक्कत है उसमें तुम्हें, ठीक है। लाइक कर दिया करो एटलीस्ट देखते हो तो। और बाकी ध्यान रखो यार, एंड करते हैं इस सेशन को, कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई।